फ्रेंड्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का इस 9th क्लास के चैप्टर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ के भाग 2 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले वाले भाग 1 में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा था और पदार्थ का जो गुण होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। यहाँ हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे कि पदार्थ जो हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ को दो तरीके से बांटा जाता है। एक होता है पदार्थ का रासायनिक बंटवारा है, केमिकल क्लासिफिकेशन। एक होता है भौतिक बंटवारा। तो आपके 9th क्लास में भौतिक बंटवारे के आधार पर दिया है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि वह 3 कौन कौन होता है। तो एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। आप अपने अगल बगल चारों तरफ पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं को जरूर देखते होंगे। जैसे मान लीजिए हवा जो है, हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बाकी सब अन्य गैस हैं। ये सभी गैस हैं, पदार्थ की गैसीय अवस्था है। पानी हुआ, दूध हुआ, रक्त हुआ, ये सभी क्या हैं? पदार्थ की लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव अवस्था है। और कॉपी, किताब, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सभी जो हैं पदार्थ की क्या है? ठोस अवस्था है। तो पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की ये तीनों अवस्था हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि पदार्थ के गुण में हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ जो है एक पहले के लोगों की मान्यता थी कि पदार्थ क्या होता है? एक लकड़ी का एक बड़ा गुटिका होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्या होता है कि पदार्थ जो है वह क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो हम ये तीनों को देखते हैं, समझते हैं। ये मान लीजिए ठोस है, ये द्रव है और ये क्या है? गैस है। ठीक, तो ठोस में क्या होता है कि पदार्थ हम लोग जानते हैं क्या? कणों से बना होता है, छोटे छोटे कणों से बना होता है। तो ठोस में जो कण होते हैं वह कण एकदम नज़दीक होते हैं। ये जो छोटे छोटे कण हैं वह क्या होते हैं? एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। लगभग इनके बीच की दूरी नगण्य यानी ना के बराबर होती है। कहने मतलब कि इनके बीच की दूरी होती ही नहीं है। ठीक, और द्रव में क्या होता है कि यही जो पार्टिकल है, कण है, ये थोड़ा ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पे होते हैं। ठीक, और गैस में ये जो कण हैं वो और अधिक दूरी पे होते हैं। ठीक, तो यही होता है ठोस के अवयव कण जो होते हैं, यानी ठोस जो पदार्थ है उसमें जो कण पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कोई भी ठोस जिन कणों से मिलकर बना होता है, यानी वैसे मतलब उनके जो अवयव कण होते हैं वह अवयव कण काफ़ी करीब होते हैं, काफ़ी पास होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ठोस है, इनके अवयव कण क्या है? एक दूसरे के काफ़ी क्या है? करीब होते हैं। और द्रव में यही जो अवयव कण होते हैं वह क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। और गैस में ये अवयव कण और अधिक दूरी पे होते हैं। तो ठोस क्या है? तो ठोस का परिभाषा निकलता है कि ठोस पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है, ये पदार्थ की एक अवस्था है। तो कैसी अवस्था है? तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो। अब जाहिर सी बात है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। और एक दूसरे के काफ़ी करीब होने के कारण, यानी बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण, उनके बीच जो फोर्स लगता है, ये जो कण है इनके बीच में जो एट्रैक्शन लगता है, यह एट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी मजबूत होता है। ठीक, यानी कि इनके कण एक दूसरे से क्या होते हैं? मजबूती से बंधे होते हैं। और जब मजबूती से बंधे होंगे, ठीक, तो जो स्थान घेरेंगे, कहने का मतलब मजबूती से बंधे हैं तो फिर ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। और इनके बीच की दूरी इतनी कम है कि और एक दूसरे के करीब भी नहीं आ सकते, यानी कि नगण्य है। यानी न तो करीब आएंगे और न ही दूर जाएंगे। करीब इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है?
नगण्य है, यानी कि ये एक दूसरे से सटे और सटे हैं तो और करीब जा नहीं सकते हैं, और इनके बीच की का जो बल है, एक दूसरे का जो खिंचाव है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे ये एक दूसरे से दूर भी नहीं जा सकते हैं। यही कारण है कि ये क्या होते हैं, इनका आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी निश्चित होगा, यानी कांस्टेंट होता है आयतन, और उसके साथ साथ इसका जो इसका आयतन आकार जो है वह भी क्या होगा, निश्चित होगा, क्योंकि ये फैलेंगे नहीं, ना ही सिकुड़ेंगे, जिस कारण इनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और रही बात द्रव का, तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक, तो इसको हम लोग समझते हैं, जैसे 1 लीटर पानी है, ठीक, उसको अगर हम बोतल में डालते हैं तो वह पानी किस आकार का ग्रहण कर लेता है, कैसी आकृति प्राप्त कर लेता है, तो बोतल की आकृति प्राप्त कर लेता है। लेकिन पानी का आयतन कितना है, 1 लीटर है, कितना है, 1 लीटर है। अब उसी पानी को अगर हम कहीं और डाल दें, कहने का मतलब जग में डाल देते हैं, तो वह पानी क्या करेगा, उस जग की आकृति को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, यानी अब पानी जग के आकार का हो जाता है, लेकिन उसका आयतन कितना है, उसका अमाउंट कितना है, 1 लीटर। अब उसी 1 लीटर पानी को किसी अन्य बर्तन में डाल देते हैं तो वह उस बर्तन यानी उस बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है, लेकिन आयतन 1 लीटर ही होता है, न कि 1 से 2 लीटर हो जाएगा, न कि 1 से आधा लीटर हो जाएगा। तो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, बदलते रहता है। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, बदलते रहता है, और इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और इसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार बदलते रहता है, और इसका आयतन और आकार दोनों बदलता है। कारण क्या, इसका एग्जाम्पल देखिए, समझिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को आयतन कैसे बदलता है और आकार भी कैसे बदलता है। तो सिंपल सी बात है कि कुछ ग्राम ऑफ हवा, अगर बैलून लीजिए, कई कैटेगरी के बैलून आते हैं, जैसे मान लीजिए एक गोल गोल बैलून होता है और एक दिल के कैटेगरी का बैलून होता है, और उसमें आप 20 ग्राम मान के चलिए 30 ग्राम हवा डाल रहे हैं, फूंक रहे हैं, तो गोल वाले बैलून में डालिएगा तो वह कैसा आकृति बना लेगा, गोल गोल आकृति बना लेगा। और दिल वाला बैलून में डालते हैं तो वह कैसा आकृति बना लेगा, दिल वाले बैलून का आकृति बना लेगा। और हवा बस उतना ही है, 20 ग्राम ही है, यानी उसका आयतन जो वो तो नहीं, कहने का मतलब हवा उतना ही है लेकिन उसका आकृति क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है ना, बदल रहा है। तो एक तो निश्चित है कि इसका आकृति बदल रहा है, ये हम समझ गए, लेकिन इसका आयतन कैसे बदलता है, ठीक है। तो देखिए आयतन इसलिए बदलता है क्योंकि इनके अवयव कण जो होते हैं, गैस के जो अवयव कण होते हैं काफ़ी डिस्टेंस यानी काफ़ी दूरी पे होते हैं। अब काफ़ी दूरी पे होने के कारण अगर इधर से पुश किया जाए, इधर से धक्का लगाते हैं और इधर से धक्का लगाते हैं, तो इनके अवयव कणों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आएंगे। और जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है, पहले आयतन इतना था, इतना जगह छेके हुए थे, अब क्या होंगे, एक दूसरे के और करीब आएंगे तो आयतन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होता है, कहने का मतलब कि इसका आयतन भी बदलता है और आकृति भी बदलती है, यानी इसका आकृति भी बदलेगा, जिस बैलून में हवा डाल रहे हैं उस बैलून के आकार को ग्रहण कर ले रहा है, और आयतन को हम घटा बढ़ा सकते हैं कि इसका आयतन भी क्या है, वेरिएबल है। तो दोस्तों ठोस क्या है, वैसे पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो, नहीं बदलता हो, उसे हम ठोस कहते हैं। गैस पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आयतन निश्चित हो किंतु आकृति बदलती रहे, उसे हम द्रव कहते हैं। और गैस क्या, तो पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकृति और आयतन दोनों क्या हो, वेरिएबल हो, बदलता रहे, यानी निश्चित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है ठोस, यानी ठोस के गुण क्या क्या हैं, ठोस के अभिलक्षण, ठोस के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ही गुण है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होती है, जो कि हम आप लोगों को समझा दिए। आयतन निश्चित क्यों होता है और आकृति निश्चित क्यों होता है, तो कारण उनके बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, नगण्य होती है, यानी कि वे उनके ठोस के जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक, यानी कि काफ़ी नज़दीक होते हैं, यानी कि लगभग उनके बीच की दूरी ना के बराबर होती है, जिस कारण उनके आयतन में कोई अंतर नहीं आता है। तो ठोस पदार्थ की आकृति और उसका आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट है ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। अब घनत्व के बारे में हम लोग समझते हैं, तो आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दे के मैं बताना चाहूँगा कि जिसका घनत्व अधिक होता है वह जो है, दो अगर पदार्थ हैं तो जिसका घनत्व अधिक होता है वह नीचे रहेगा,
जिसका घनत्व अधिक होता है वह नीचे रहता है, और जिसका घनत्व कम होता है वह क्या होता है, ऊपर आ जाता है। अगर इस दोनों को, दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ को मिला देते हैं और एक पदार्थ का घनत्व अधिक है और एक पदार्थ का घनत्व कम है, दोनों पदार्थ को मिला देते हैं, तो दोनों पदार्थ अगर मिलाने के बाद हम देखते हैं तो क्या होगा, तो जिसका घनत्व कम था वह ऊपर आ जाता है और जिसका घनत्व अधिक है वह कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे पानी है, पानी में आप तेल मिलाइए। जब पानी में अगर आप तेल मिलाइएगा तो क्या होता है, तेल उसके पानी के सतह पर आता है, न कि पानी के अंदर जाता है और पानी नीचे रहता है। तो इसका मतलब कि पानी का घनत्व क्या है, अधिक है। पानी का घनत्व अधिक है और तेल का घनत्व कम है, जिस कारण तेल पानी पे क्या होता है, तैरते रहता है। अगर कोई भी दो चीज, एक मतलब कि एक चीज दूसरे के ऊपर है, तो जो ऊपर वाला चीज है उसका घनत्व क्या होता है, दूसरे नीचे वाले से कम होता है। तो जिसका घनत्व अधिक होता है वह नीचे रहेगा और जिसका घनत्व कम होगा वह क्या होगा, ऊपर रहता है। तो यहाँ है दूसरा नंबर पॉइंट कि ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, यानी कि अधिक होता है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक पत्थर लीजिए, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। एक पत्थर लीजिए, पत्थर क्या है, पत्थर आपका, एक पत्थर लेते हैं, पत्थर क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है। और हवा क्या है जी, हवा क्या है, गैस है, ठीक है। और पानी क्या है, पानी द्रव है, ठीक है। अब इस पत्थर को हम इस तरह ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक है, तुलना कर रहे हैं। अगर पत्थर को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या देखते हैं कि ये हवा में तैरता नहीं है, हवा को छेदते हुए, भेदते हुए कहाँ जाता है, पत्थर अगर ले ले तो कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हवा से पत्थर का घनत्व अधिक है, यानी कि गैस से ठोस का घनत्व अधिक होता है। और देखिए, अगर यही पत्थर हवा से होते हुए पानी में जाए तो पानी के सतह पर भी नहीं तैरेगा, क्या होगा, पानी के नीचे, यानी नीचे चला जाएगा। इसका मतलब कि पत्थर का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है, अधिक है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ठोस का घनत्व जो है वह गैस और द्रव की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, अधिक या उच्च एक ही चीज होता है। तो ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। किसकी अपेक्षा, तो ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है गैस और द्रव की अपेक्षा। ठीक, 3 नंबर है कि ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब देखते हैं द्रवनांक और क्वथनांक को समझते हैं। तो द्रवनांक और क्वथनांक एक टेम्परेचर का बिंदु होता है, यानी कि द्रवनांक जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और द्रवनांक को कहते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि द्रवनांक को हम लोग गलनांक भी बोल सकते हैं। तो द्रवनांक वह ताप होता है जिसपे कोई भी वस्तु क्या होती है, पिघल जाती है, यानी द्रव अवस्था में आ जाती है, उस ताप को हम द्रवनांक कहते हैं। और जिस ताप पर कोई द्रव जो है वाष्प में बदल जाए उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। द्रवनांक यानी कि पिघलाने के लिए, क्वथनांक भी क्या है, उस पिघले हुए पदार्थ को वाष्प में रूपांतरित करने के लिए क्वथनांक की आवश्यकता होती है। अब देखिए, द्रवनांक और क्वथनांक देखना है कि ठोस पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक क्या है, उच्च होता है। ये पॉइंट बोल रहा है। तो कैसे उच्च होता है हम देखते हैं। तो अब 3 चीज लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इस तीनों को अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देकर अगर हम इसको गलाना चाहें तो कौन पहले गलेगा, तो कहने का मतलब गैस के अंतराणिक दूरी अधिक होने के कारण वह पहले से ही टूटा हुआ है, ठीक। और द्रव तो ऑलरेडी पिघला हुआ है। और ठोस को मतलब गलाने के लिए, जैसे एक लोहा ही लीजिए, तो लोहे को गलाने के लिए आपको टेम्परेचर अधिक देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोहे को गलाने के लिए आपको अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो लोहा क्या है, लोहा ठोस होता है। तो ठोस जो भी पदार्थ हैं, जो भी ठोस होते हैं, उनका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। ठोस पदार्थ के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। 4 नंबर कह रहा है ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। आप देखते ही हैं कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, जितने भी ठोस है वह क्या होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। कारण क्या, तो इनके बीच की दूरी नगण्य होती है और ये एक दूसरे से मजबूत स्ट्रॉन्ग बल द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है। इस कारण ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं और क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ये कह रहा है ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य, एक असंपीड्य समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब हुआ कि कोई भी चीज है ना, ये मान लीजिए कोई भी वस्तु है, तो अगर उसको हम दबाएं तो वो क्या हो जाए, सिकुड़ जाए, और फिर अगर छोड़ दे तो वो क्या हो जाए, फैल जाए, यानी सिकुड़न हो और फैले। जैसे स्प्रिंग ही लीजिए, स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ता है, फिर छोड़ते हैं तो फैलता है। तो ये क्या है,
ये इसी गुण को हम लोग कहते हैं संपीड्यता, यानी जो दबे, यानी दबाएं तो क्या हो, दबे। तो कोई भी ठोस लीजिए, तो ठोस को अगर हम दबाते हैं तो वह दबता है कि नहीं दबता है, तो नहीं दबता है, यानी संपीड्य नहीं होते। तो संपीड्य नहीं होते यानी ठोस को अगर हम दबाते हैं तो उस पर दाब का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। यानी कि अगर हम दबाएंगे तो वे उनके कण जो है, ठोस के अवयवी कण इतने नजदीक होते हैं कि अगर और अधिक दबाया जाए तो इनके कण जो है, अवयवी कण जो है, वो और नजदीक नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे नजदीक है, अब इससे नजदीक नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो कण, ये कण है, ये कण है, ये ठोस में इस प्रकार सटे होते हैं। अब कहने का मतलब इसको अब और दबाया जाए, इधर से प्रेशर किया जाए तो और नजदीक जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी अब है ही नहीं, इनके बीच में कोई दूरी है ही नहीं। तो यानी कि ये दबेंगे नहीं, यानी ये संपीड्य नहीं होते, क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है ना। ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। 6 नंबर कह रहा है ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है ना। यानी ठोस जो है, जो भी ठोस पदार्थ है वह बहते नहीं है। जैसे पानी है, वह क्या होता है, द्रव होता है, वह क्या होता है, बहता है, फ्लो होता है उसमें। लेकिन कोई भी ठोस रखिए, वह क्या बहता है, नहीं बहता है। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इनमें विसरण गुण नहीं पाया जाता। अब विसरण को समझने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विसरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव्य पदार्थ का ही, पदार्थ ही है, द्रव्य क्या पदार्थ ही है, लेकिन पदार्थ की वैसी अवस्था जिसको मतलब किसी भौतिक विधि को अपनाकर हम उससे पदार्थ की अन्य अवस्था में नहीं बदल सकते हैं, वह पदार्थ की वह अवस्था जो है वह क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। तो द्रव्य या पदार्थ बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। थोड़ा सा अंतर है कि सभी पदार्थों को हम पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ है उसको हम पदार्थ के अन्य अवस्था में बदल सकते हैं, लेकिन द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम उसके अन्य अवस्था में नहीं बदल सकते हैं, जैसे चीनी था। ठीक है ना। ठोस है तो वह ठोस से ही प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं कि ये वह प्रक्रिया, विसरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं करते। अब जाहिर सी बात है, कोई ठोस है, ठीक है, कोई ठोस है, चावल ठोस है, दाल ठोस है, चावल को मिला दिए दाल में, अब चावल को मिला देंगे दाल में तो क्या एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे, नहीं समाहित होंगे। समाहित होने के लिए क्या चाहिए, हम पदार्थ की जो गुण था, पदार्थ की जो प्रकृति थी उसके बारे में पढ़े थे क्या, कि उनके बीच में खाली स्थान होता है, गैपिंग होता है। तो गैपिंग होगा तभी एक दूसरे में क्या होंगे, समाहित होंगे। लेकिन ठोस में तो कोई गैपिंग होता ही नहीं है। ठोस के जो कण होते हैं वह एक दूसरे से काफी नजदीक रूप में सजे होते हैं। तो कहने का मतलब गैपिंग नहीं होता, इसलिए ये क्या होंगे, एक दूसरे में समाहित नहीं होंगे, यानी एक इनमें जो है विसरण का गुण नहीं पाया जाएगा। विसरण क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं करते हैं। जब प्रवेश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक, उसे विसरण कहते हैं। लेकिन यह गुण जो है, विसरण का गुण जो है, यानी कि इसमें एक ठोस पदार्थ का दूसरे ठोस पदार्थ के कणों में मिलना, ये गुण इसमें नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपके पहले चैप्टर का भाग 2 था। भाग 3 के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।